हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10 भूगोल के अध्याय नंबर 4 को, जो कि है कृषि। इसके पहले के भी वीडियोस तुम देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। तो यहाँ भी हम लोग एनसीईआरटी बुक से इसको पढ़ने वाले हैं और हर एक लाइन को पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आएगा एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग देखते चलेंगे। मेरा उद्देश्य क्या है बच्चों? मेरा उद्देश्य पढ़ाने का ये है कि ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। मुख्य रूप से इसमें जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो तुम्हारे यदि दिमाग में रहेगा, तब तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और तुम उसको बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो खास बात क्या है सर? ऐसा वीडियो तो बहुत सारा है यूट्यूब पर। तो भाई खास बात यह है कि जैसे जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, यहाँ पर नोट्स के द्वारा भी मैं तुम्हें इसे बताता चलूंगा। और यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये जो सारा नोट्स है उसके द्वारा तुम अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नोट्स में होंगे, वे सारे पॉइंट्स भी हम लोग यहाँ पर करते चलेंगे। ये है खास बात इस वीडियो से पढ़ने का। तो भाई चैप्टर क्या है? कृषि। कृषि मतलब है खेती, खेती का मतलब होता है एग्रीकल्चर, ये सब तुम जानते हो। अब यहां से सबसे पहला प्रश्न यही है कि खेती किसे कहते हैं। कुछ बच्चे जो शहरों में हैं उनको पता ही नहीं कि खेती किसे कहते हैं, तो सीख लो यहाँ पर मैं जो सिखा रहा हूं। सबसे पहले फसल भी सीख लो। फसल किसे कहते हैं, क्रॉप किसे कहते हैं? तो कक्षा 8 में ही तुमने पढ़ा है कि जब हम लोग एक ही प्रकार के पौधे को बहुत बड़े क्षेत्र में लगाते हैं, या ऐसे भी सिंपल भी भाषा में कह दो कि जब हम लोग एक ही प्रकार के पौधे को बहुत बड़े तौर पर उसको क्या करते हैं, लगाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं, या फिर उसे फसल कहते हैं। और उसी फसल को जब हम लोग लगा रहे हैं तो उसे ही किस नाम से जान रहे हैं? कृषि के नाम से, खेती के नाम से जानते हो। और इस एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिसेस करते हैं, ये भी तुमने कक्षा 8 विज्ञान में ही पढ़ा है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर कृषि के बारे में काफ़ी चीज़ें हमें पढ़ना है, भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, कृषि के प्रकार पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। चलो तो हम लोग इसे देखते चलते हैं और सारे चीज़ों को हम लोग समझते चलते हैं। तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। तुम खुद भी जानते हो कि हो सकता है तुम भी एक कृषक परिवार से बिलोंग करते हो। तो भारत में भाई बहुत सारे लोगों का आजीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। इसीलिए भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाता है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। आ गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो जो भी चीजें यहाँ पर आएंगी उनसे क्वेश्चन आंसर हम लोग करते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही बोलेगा कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। तो अपने से नहीं बोलना है, किसी से पूछ के नहीं बोलना है। एनसीईआरटी में जो लिखा है उसके हिसाब से 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। नया क्वेश्चन आ गया, कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। तो इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ लिया है कि इकोनॉमिक्स के तहत जो भी क्रियाएं होती हैं उन्हें हम लोग 3 प्रकार से बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और इस प्रकार से 3 क्षेत्र भी बनते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन ये कि कृषि क्या है? तो यह प्राथमिक क्रिया है और ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसे भी याद रखना। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है, इनको तुम आगे मतलब कि आगे क्या इसी क्लास में तुम कहाँ पढ़ोगे? अर्थशास्त्र में पढ़ सकते हो। हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती हैं। तो ये जो कृषि है यह एक प्राथमिक क्रिया है जिसके द्वारा अधिकांश खाद्यान्न हमारे लिए क्या होता है? उत्पन्न होता है। खाद्यान्न का मतलब क्या हो गया? जो चावल है, गेहूं है, ये सब क्या है? खाद्यान्न है। जिसको हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, वो सब कहाँ से आता है? कृषि से आता है। ठीक है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज कृषि में उगाए जाते हैं जिसको हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज भी उगाए जाते हैं जिसको उद्योगों के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। वो भी आगे मैं बता रहा हूं, जैसे कि कपास,
कपास क्या है? कपास से सूती वस्त्र बनाया जाता है और इसका उपयोग सूती वस्त्र उद्योग में किया जाएगा। तो जो कपास हो गया वो क्या हो गया? एक कच्चा माल हो गया। इसी प्रकार से रबर हो गया, ये सब क्या हो गए? ऐसे ऐसे पौधे हो गए जिनका हम लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं और उसका उपयोग किसके लिए किस में करते हैं? तो उसका उपयोग हम लोग उद्योगों में कच्चा माल के लिए करते हैं। चलो आगे देखो, इसके अतिरिक्त तो कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। बहुत सारे ऐसे फसलें होती है जिनको निर्यात किया जाता है देश के बाहर और उससे हमें पैसा भी प्राप्त होता है। तो चलो हम लोग अपने एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट, मतलब जो नोट्स है उसमें देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स बताए गए। सबसे पहले भारत एक कृषि के लिए महत्वपूर्ण देश है। 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। यह क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है और ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट्स तुम अपने कॉपी में लिख सकते हो। अब चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, सीधे आ गया हमारा कृषि के प्रकार। कृषि कितने प्रकार का होता है? तो हम लोग देखेंगे कि कृषि अलग अलग प्रकार का होता है। अपने नोट्स में देख लेंगे तो ये कृषि हम लोग देखेंगे 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, नाम में थोड़ा बहुत अंतर होता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। दूसरा है गहन जीविका निर्वाह कृषि और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। एक और कृषि बोलना है रोपण कृषि, उसको हम लोग वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत ही पढ़ लेंगे। तो पहला क्या हो गया? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा गहन जीविका निर्वाह कृषि और तीसरा क्या हो गया? वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, तो यही है कृषि के प्रकार, इनको हमें याद कर लेना है। तो यहां से देख सकते हो क्या है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। अब ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले यहां थोड़ा सा हम लोग पढ़ भी लेते हैं, एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या बोलता है? कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। अब देखो, जो प्रारंभ के समय में कृषि होता था और अब जो कृषि हो रहा है उसमें काफी अंतर आया है। प्रारंभ में जो कृषि होता था उसमें मुख्य रूप से कृषि का उद्देश्य था अपने पेट को भरना, लेकिन अब जो कृषि का उत्पादन हो रहा है बहुत तरह से, मतलब कि बहुत जगहों पे इस प्रकार का कृषि हो रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाना। मतलब वे जो फसलें हम लोग उगाते हैं, जैसे मान लो कपास का उगा रहे हैं, तो कपास को खाएंगे थोड़े ही, उसका उद्देश्य क्या हो गया कि हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, यानी उसको बेच करके पैसे कमा सकें। अब उद्देश्य क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे बदल रहे हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार का सिर्फ खेती नहीं हो रहा है जिससे कि हम सिर्फ अपना पेट भरे। अब इस प्रकार की खेती हो रही है कि हम लोग अपने खेती के जो सामान मतलब उत्पादन है उसको बेच करके पैसे कमा सकें। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या आया है? बहुत ज़्यादा अंतर आया है पहले की कृषि में और आज की कृषि में। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक अनेक प्रकार है। तो जीवन निर्वाह कृषि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला यही है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो यहाँ जीवन निर्वाह कृषि से मतलब क्या है कि जो कि जीवन को निर्वाह करने के लिए है, हमारे जीवन को चलाने के लिए, यानी मुख्य रूप से खाद्यान्न को उगाते हैं जिससे कि हमारा भोजन पूर्ण हो सके। लेकिन यहां पर बोल रहा है वाणिज्यिक कृषि। आजकल क्या हो रहा है? वाणिज्यिक कृषि हो रहा है जिसमें फसलों को बेच करके पैसे कमाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखो कि बोल रहा है कि ये जो कृषि है वो कई प्रकार की कृषि हो सकते हैं। चलो, तो सबसे पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। बहुत साधारण सा है, इसमें कोई खास चीज नहीं है। एक एक लाइन को हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे और उससे जो मेन पॉइंट्स है उसे भी मैं बता दे रहा हूँ नोट्स के द्वारा। तो तुम उसे एकदम मस्त वहां पर नोट्स बना सकते हो और क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा तो लिख सकते हो। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है।
चलो यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं तुम्हें कि भाई प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में क्या क्या बातें हमें देखनी है। यहां देखना, तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में सबसे पहला कि भाई किसे कहते हैं, तो बोलता है वह कृषि जिसमें केवल इतना उपज किया जाता है जिससे परिवार का पेट भरा जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ठीक है, तो जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है उसमें जो खेती की जाती है उसमें खेती उतना ही हो पाता है जिससे कि हमारा पेट भर सके। समझ गए? तो ऐसा भाई क्यों होगा? देखो क्यों होगा। सबसे पहला, क्योंकि इस प्रकार की खेती जमीन के छोटे टुकड़े पर की जाती है। तो इस प्रकार की खेती जमीन के छोटे टुकड़े पर की जाती है। यदि जमीन के छोटे टुकड़े पर खेती की जाएगी तो बहुत ज्यादा उत्पादन तो नहीं होगा, ऐसा तुम समझ सकते हो। तो ये पहला पॉइंट लिख सकते हो, खेती जमीन के छोटे टुकड़े पर की जाएगी। इसमें परंपरागत कृषि उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। मतलब जो ट्रैक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, कल्टीवेटर यूज कर रहे हैं, या फिर सीड को बोने के लिए बहुत सारे अलग अलग मशीनों का यूज कर रहे हैं, मोटर का यूज कर रहे हैं, वो सब यहां पर नहीं किया जा रहा है। बोल रहा है परंपरागत कृषि उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि हल का उपयोग कर रहे हैं, कुदाल का उपयोग कर रहे हैं, दाव का उपयोग कर रहे हैं। ये सारा पहला समझ लिया, छोटा सा भूमि का भाग होगा उस पे कृषि। दूसरा, जो हम लोग कुदाल हल इन सब चीजों का उपयोग करके खेती करते हैं। तीसरा, इस प्रकार की कृषि में घर के सदस्य ही मजदूर के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर जो खेती करने का काम है वो घर के लोग, आपसी समुदाय के लोग वही क्या कर रहे हैं, इसमें कृषि का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की खेती मानसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है, यानी कि यहाँ पर खाद नहीं डाला जा रहा है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जैसे मोटर से हम लोग पानी नहीं डाल रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये क्या है, याद करना है नहीं, अपना दिमाग लगा लगा कर लिखना है। तुम्हें सोचना है कि प्राचीन काल में कृषि कैसे होता होगा, और वो सोच सोच कर यहाँ पर सारी चीजें तुम लोग लिख सकते हो। देखो कितना आसान हो गया। किसान आधुनिक व उत्कृष्ट तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस तरह की खेती करने में उपज की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अब समझ गए ये 4-5 पॉइंट। देखो कितने आसान से हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यही सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। चलो एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखो पॉइंट वाइज फिर मैं यहाँ बता देता हूँ। इस प्रकार की खेती भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि छोटे टुकड़ों पर की जाती है। पहला पॉइंट क्या हो गया, छोटे टुकड़ों पर की जाती है। दूसरा, ये आदिम कृषि औजार यानी पुराने जो कृषि औजार हैं उसका उपयोग करके किया जाता है, जैसे हल हो गया, डाव हो गया, खुदाई करने वाले छड़े हो गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, परिवार अथवा समुदाय के सदस्य ही इसमें काम करते हैं। ये 3 पॉइंट हम लोगों ने बना दिया। चौथा पॉइंट तुम लोग खुद ही जानते हो कि इसमें कृषि में प्रायः मानसून पर निर्भर रहा जाता है और प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरण परिस्थिति पर निर्भर हुआ जाता है। इसमें हम लोग खेती में खाद नहीं डाल रहे हैं या फिर उसको पानी नहीं डाल रहे हैं अलग से। तो ये सारा 4 पॉइंट जो मैंने बताया, देखा तुम्हें नोट्स कितना जबरदस्त होता है कि नोट्स में तुम्हें इतनी बातें नहीं पढ़नी पड़ती, सिर्फ तुम्हें जो मेन पॉइंट्स है उसे ही समझ लेना पड़ता है। चलो अब नया क्वेश्चन यहां से आता है कि इस प्रकार की कृषि को, एकदम VBI क्वेश्चन है, हम लोग कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार का जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है इसे कर्तन दहन खेती भी कहा जाता है, कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। भाई ऐसा क्यों? कर्तन का मतलब होता है काटना और दहन का मतलब होता है जलाना। तो बोलता है कि इसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा करने के लिए सबसे पहले जमीन के, मतलब इस प्रकार की कृषि के लिए
क्या किया जाता है, मतलब हर जगह नहीं, लेकिन बोल रहा है कि क्या किया जाता है कि जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लिया जाता है और वहां पर उसे पूरा जला दिया जाता है। जमीन को नहीं जला जाता, लेकिन वहां पर जो वनस्पति है उसको क्या किया जाएगा, जला दिया जाएगा, और जला करके पूरे वनस्पति को साफ कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से वहां पर उस कृषि कार्य को किया जाएगा। सबसे पहले जमीन के किसी टुकड़े के जितने भी वनस्पति है उसको काटा जाता है। हाँ, मैंने जला ही दिया पहले। कर्तन और दहन पहले काटा जाएगा, बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, पहले तो काटा जाएगा और फिर उसे क्या कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। यस, यही याद रखना, पहले काटा जाएगा कर्तन, फिर दहन, जला दिया जाएगा। और इस प्रकार से वनस्पति के जलने से बनी जो राख होती है उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है और उसके बाद फसल उगाई जाती है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कर्तन दहन कृषि। तो यही यहां पर बोल रहा है, किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि कर्तन दहन कृषि प्रणाली किसे कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कृषि प्रणाली किसे कहते हैं, एक चीज सीखा। इसके बाद यहाँ कुछ और वही उसी बात को बढ़ाते हुए बता रहा है कि जो किसान है जमीन के छोटे से टुकड़े को पहले तो बनाया, कैसे बनाया, कर्तन दहन प्रणाली से बना रहा है और उसमें कृषि कर रहा है। अब जब उससे लग रहा है कि वहां उर्वरता कम हो गई है तो फिर वो दूसरे जगह चला जाएगा और वहां पर कृषि करने लगेगा और पुराने वाले भूमि को वैसे ही छोड़ देगा, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों सारा चीज किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कृषि हो रही है सारा प्राकृतिक चीज पर निर्भर होकर के किया जा रहा है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीजों का उपयोग नहीं किया जा रहा है और यही कारण है कि यहाँ पर जो कृषि उत्पाद है वह बहुत कम भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है कि इसे अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव, अभी एक एग्जाम हुआ था मेरे स्कूल में, वहां भी एक क्वेश्चन आया था, तो उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। तो बन गया एक क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कि उत्तर पूर्वी जैसे असम है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, इसमें कि क्या नाम से जानते हैं, तो बोला जाता है झूम कृषि के नाम से जानते हैं। मणिपुर में इसे पामलू के नाम से जानते हैं और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जानते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में तुम्हें पूछे जा सकते हैं। इसी के बाद देखोगे तो झूम कर्तन दहन प्रणाली किसी को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, ये क्वेश्चन आया था अभी, एक एग्जाम हुआ था हमारे स्कूल में, वहां पर पूछा था कि जो कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में क्या नाम से जानते हैं, तो मिल्पा के नाम से जानते हैं। वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अमेरिका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं। तो जितनी चीजें तुम याद कर सकते हो याद कर लो, कुछ तो एग्जाम में आएगा। इसी प्रकार से बोल रहा है कि भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोड़ू अथवा पेड़ा, ओडिशा में पामा डाबी या कोमान या बरांगी,
पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि। उत्तर पूर्व तो हम लोग पढ़ ही लिए। तो इस प्रकार से इस कृषि का अलग अलग जगह नाम क्या है, अलग अलग है। इसे हम लोगों को क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। तो ये देख सकते हो नोट्स में भी सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कहते हैं। फिर ये सारा तुम्हारा लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये देखो मेक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं, जैसे मैंने बताया ये ऑब्जेक्टिव में अभी ही आया था ये सारा क्वेश्चन। अब तो ये हो गया जीविका निर्वाह कृषि। नाम से ही लग रहा है कि ऐसी कृषि जिससे जीवन निर्वाह हो सके, ठीक है। लेकिन दूसरा है गहन जीविका निर्वाह कृषि या गहन जीविका कृषि। मतलब ये नाम जो है तुम्हारा थोड़ा सा बदल सकता है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। एक ही चीज को थोड़ा सा अलग अलग नामों से यहाँ पर बोला जा रहा है, मतलब हल्का सा यहाँ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ एनसीईआरटी में हम लोग देख लेते हैं। तो ये है गहन जीविका कृषि, है ना। तो अब गहन जीविका कृषि क्या होता है, ये है दूसरा जो हम लोगों ने पहला पढ़ा था। पहला क्या था, पहला है जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन जीविका निर्वाह या गहन जीविका कृषि, और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। 3 प्रकार की कृषि हम लोग को पढ़ना है, याद रखना है इसे। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, ठीक है। अब ये जो कृषि होती है, ये कृषि गहन जीविका निर्वाह कृषि से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये वहां किया जाता है जहां पर बहुत बड़ी जनसंख्या है। यानी कि जब भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा है तो अनाज क्या उगाना पड़ेगा, ज्यादा उगाना पड़ेगा, जिससे कि उनका भरण पोषण हो सके। तो क्या ये प्रारंभिक जो तकनीक था उसके आधार पर इसमें उतना अनाज उग सकता है? आंसर है नहीं। तो इसके लिए सारे ये श्रम गहन कृषि जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों, सिंचाई का प्रयोग, सब चीज यहां पर किया जाएगा, ठीक है। तो तुम जरा कंपेयर करके पढ़ोगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा। जीविका निर्वाह कृषि में जो प्रकृति में सारी चीजें थी उसका उपयोग करते थे, लेकिन ये जो गहन जीविका कृषि है इसमें ज्यादा जनसंख्या को भोजन देना है। तो यहाँ पर बहुत सारी आधुनिक तकनीकों का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। एग्जाम में तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि गहन जीविका प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि, इन दोनों में अंतर करिए, ठीक है। तब वहां पर तुम्हें ये अंतर करना पड़ेगा। चलो कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया गहन जीविका कृषि। इसमें क्या क्या बातें हम लोग को करना है। पहला, जब कृषि को बहुत बड़े भूभाग पर किया जाएगा और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में हम लोग देख रहे थे छोटे टुकड़े में किया जाएगा, लेकिन जीविका निर्वाह कृषि में देखेंगे कि बड़े बड़े भूभाग पर इस खेती को किया जाएगा। यहां पर उत्पादन बहुत ज्यादा होगा, वहां उत्पादन बहुत कम था। वहां पर कृषि के जो औजार थे वो बहुत पुराने औजारों यूज करे थे, यहां सब आधुनिक तकनीकों का यूज होगा। वहां उत्पादन कम होता था, यहां उत्पादन बहुत ज्यादा होगा। इस प्रकार की कृषि में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई के अत्यधिक मतलब आधुनिक तकनीकों का क्या होगा, इस्तेमाल होगा। अत्यधिक तकनीकों का इस्तेमाल होगा, साथ ही जो हमारे पास टेक्निक्स हैं वो भी नए नए उपयोग किए जाएंगे। गहन जीविका कृषि, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या क्या होता का दबाव क्या होता है, ज्यादा होता है, वहां पर इस प्रकार की कृषि को की जाएगी। देखा तुमने, तो ये हो गया हमारा गहन जीविका कृषि। ये सारे पॉइंट्स तुम यहां पर देख सकते हो जो मैंने तुम्हें बताया। तो यही पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि जो गहन जीविका कृषि है उसका कुछ समस्याएं भी हैं, यहां देख सकते हो। क्या है समस्याएं, थोड़ा सा देख लो
कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का क्या होता जाएगा, बंटवारा होते जाएगा। इससे जमीन का आकार क्या हो जाता है, छोटा होता चला जाता है। छोटे आकार के भूखंड से होने वाले पैदावार लाभप्रद नहीं रह जाते हैं और इसके फलस्वरूप किसानों को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है। तो ये यहाँ पर जो तुम्हारा गहन जीविका कृषि है उसकी कुछ समस्याएं यहाँ पर तुम देख सकते हो। तो अब मैं इसे एनसीईआरटी से पढ़ के बता देता हूं। बोलता है भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा होता जाता है। इसका मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी यदि जमीन का बंटवारा होता चला जाएगा तो जो खेत है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा और अलाभप्रद होता चला जाएगा। इसी के साथ क्या होगा, इसी के साथ किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव पड़ जाता है। तो यानी कि जो अब छोटा सा भूमि है उसी पर उसे ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाना पड़ेगा ताकि अपने परिवार का भरण पोषण करे। तो वहां पर भूमि पर जो दबाव है वह क्या होगा, ज्यादा पड़ जाएगा। यही सब बात यहां बता रहा है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्य मतलब व्यापार होता है। तो सिंपल सा यहां पर बात हो रहा है कि वैसी कृषि जिसका उत्पादन किया जा रहा है उसको बेचने के लिए, उससे लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाणिज्यिक कृषि कहेंगे। और इसी के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, रोपण कृषि भी पढ़ना होता है। तो चलो यहां देख सकते हो। तो वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं, सीधा सा बात है, जब खेती का मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना हो। खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो पैदावार हो रहा है उसको बेचना हो, बेच करके पैसे अर्जित करने हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। तो तुम बोलोगे सर इसके अंतर्गत क्या उगाया जाएगा, ध्यान से सुनो। तो मान लो कि तुम वहां कहीं अपने वाणिज्यिक कृषि के तहत चावल उगाते हो या फिर मैं बोलूं धान उगाते हो। तो यदि तुम बहुत ज्यादा धान उगा रहे हो और उसके लिए बहुत सारा निवेश कर रहे हो जिससे कि बहुत ज्यादा उत्पादन होगा और फिर उस धान को तुम क्या करोगे, बेचोगे, तो जब उस धान को हम लोग बेचने के लिए उसको उगाएंगे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वाणिज्यिक कृषि। अब बोलोगे सर हम लोग जीविका निर्वाह के लिए भी तो धान उगाते हैं, तो वहां पर धान कैसे उगाते हैं, वहां पर छोटे भूभाग में हम लोग धान उगाते हैं जिसका उत्पादन इतना होता है कि हमारा सिर्फ जीविका चल सके। तो वहां पर उसे वाणिज्यिक कृषि नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है तुम्हें, यानी किसी फसल को इस स्तर पर उगाना कि उसको बेच करके पैसा हम लोग ले सकें, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाणिज्यिक कृषि कहेंगे। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि एक ही फसल को यदि हम लोग थोड़े से स्तर पर उगाते हैं और उससे सिर्फ अपना पेट चलाते हैं, भोजन के लिए उगाते हैं, तब उसको वाणिज्यिक कृषि नहीं कहेंगे। उदाहरण के लिए मैंने धान का उदाहरण दिया। तो धान भाई हर जगह लगाया जा रहा है, गेहूं हर जगह लगाया जा रहा है, तो क्या हर जगह उसको बेचने मतलब उसको यदि बेचना है तो उतना उत्पादन होगा तब तो कोई बेचेगा। समझ में आ रहा है। तो जब उसका उत्पादन उस स्तर पर किया जा सके जहां पर उसे अब हम लोग बेच सके, बेच करके पैसे कमा सके, उसका वाणिज्य कर सकें, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, वाणिज्यिक कृषि कहेंगे। याद रखना, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वाणिज्यिक कृषि में अलग प्रकार के फसल को बोया जाएगा और जो जीविका निर्वाह कृषि है उसमें अलग फसल को बोया जाएगा, गहन जीविका कृषि है उसमें अलग फसल को बोया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। हो सकता है तीनों में गेहूं को ही बोया जाए, तीनों प्रकार के कृषि में गेहूं को बोया जाए, लेकिन जो बोने का तरीका है वह क्या होगा, अलग अलग होगा। तो क्या अलग होगा, यहां देख सकते हो। तो जो वाणिज्यिक कृषि करेंगे उसमें तुम्हें क्या चाहिए, फायदा चाहिए। कब मिलेगा, जब तुम बहुत बड़े स्तर पर उसको उगा पाओगे,
तो भाई उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें बहुत सारा निवेश करना पड़ेगा, पहले खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर के उतना उत्पादन होगा, तब जाकर के उसको बेच सकते हो। पॉइंट याद रखो, बकवास की चीजें भूल जाना। तो पॉइंट ये है कि जो वाणिज्यिक कृषि है वह कृषि का एक आधुनिक तरीका है। कैसा तरीका है? आधुनिक तरीका। दूसरा, इसमें बहुत ज्यादा पैदावार चाहिए, तो उसके लिए अच्छे से अच्छा बीज यूज करते हैं, अच्छे से अच्छा रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, इन सारे चीजों का उपयोग करता है। नए टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, सिंचाई की भरपूर व्यवस्था की जाती है। ये सारा चीज यहाँ पर हम लोग यदि व्यवस्था से करेंगे तो भाई अनाज भरपूर हमारा उगेगा, उसको हम लोग फिर बेच सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि ये जो कृषि यहाँ पर किया जा रहा है उसको बेचने के उद्देश्य से ही किया जा रहा है कि इतना ज्यादा उत्पादन हो कि उसको हम लोग बेचें, उससे पैसा कमाएं, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? वाणिज्यिक कृषि कहेंगे। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि होती है। ठीक है, चलो आगे भी देख लो। एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूं कि वाणिज्यिक कृषि, इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्षण क्या है? तो आधुनिक निवेश, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करके उच्च पैदावार करना इसका गुण है, इसका लक्षण है। ठीक है, और जो उत्पाद होंगे उसे हमें क्या करना है? बेचना है। ये भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण क्या हैं, ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा तो इसमें क्या कर सकते हैं? आधुनिक निवेशों का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, उससे उच्च पैदावार किया जाता है और उसको फिर बेचा जाएगा और उससे पैसे अर्न किए जाएंगे। ठीक है, प्राप्त करना। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। जैसे मैंने बता दिया कि एक ही फसल है, एक जगह वाणिज्य फसल है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है, उसको बेचा जा रहा है, लेकिन एक ही वही फसल दूसरे जगह जीविका के लिए यूज किया, मतलब उसको बस इतना उगाया जा रहा है जिससे कि भरण पोषण हो सके, यानी वह जीविका फसल हो जाता है। ठीक है, चलो अब आप आगे देखो क्या क्या बोल रहा है। रोपण कृषि भी एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है। अब रोपण कृषि एक नया नाम आ गया, तो ये भी क्या है? वाणिज्यिक कृषि है। इसीलिए हम लोगों ने कृषि को 3 भागों में ही बांट करके पढ़ा है, कहीं कहीं 4 भाग बोल देता है, रोपण कृषि को अलग से लिख देता है, तो वह भी किया जा सकता है। तो पहला क्या है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन जीविका कृषि और तीसरा क्या हो गया? वाणिज्यिक कृषि। और चौथा वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आ गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रोपण कृषि। अब ये क्या है? इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में, देखो याद करो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? लंबे चौड़े क्षेत्र में, यानी छोटे से भूमि के टुकड़े में नहीं किया जा रहा है, लंबे चौड़े क्षेत्र में किया जा रहा है। एकल फसल की बुआई की जा रही है, एकल फसल को उगाया जा रहा है, जिसको है ना, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रोपण कृषि बोल रहे हैं। अब इस फसल का उद्देश्य क्या होगा? वही उद्देश्य होगा, यदि ये वाणिज्यिक कृषि है तो इसका उद्देश्य है कि बहुत ज्यादा मात्रा में उसको उगाया जाए, जिससे कि उसको बेच करके उससे पैसे मतलब अर्न किए जाए। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरा पृष्ठ है। क्वेश्चन यहां से पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि कौन सा कृषि उद्योग और कृषि के बीच अंतरा पृष्ठ है। ये क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कि कृषि पर ही आधारित होते हैं। यदि कृषि उस तरीके से उत्पाद ना हो तो वो उद्योग फिर बंद पड़ जाएंगे। इस प्रकार से ये रोपण कृषि यहाँ पर, जिसमें हम लोग उस प्रकार के फसलों को उगाते हैं जिनसे कि उद्योगों को क्या होता है? मदद, मतलब जिससे कि वो उद्योग चलते हैं। जैसे तुम खुद ही समझ सकते हो, यदि उदाहरण हम लोग देखेंगे तो तुम खुद समझ जाओगे कि आप सही बोल रहे हैं। जैसे कि गन्ना,
गन्ना से क्या बनेगा? चीनी बनेगा। तो यदि मान लो कहीं चीनी उद्योग स्थापित किया गया है और गन्ना ही ना मिले तो क्या चीनी उद्योग चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। और गन्ना किस फसल का उदाहरण है? रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि के अंतर्गत गन्ना को उगाया जाता है। तो हो गया ना, ये जो रोपण कृषि है वह उद्योग के बीच का क्या करेगा? एक लिंक बन रहा है, यानी कि वह जो उद्योग है इस रोपण कृषि पर ही आधारित है। इस तरीके से रबर हो गया, ठीक है। तो यहां से ये भी क्वेश्चन होगा तुम्हारा आ सकता है कि वैसा कौन सा कृषि है, वैसा कौन सा कृषि है जो उद्योगों के, जिस पर उद्योग, बहुत सारे उद्योग आधारित होते हैं। तो उसका उदाहरण है रोपण कृषि। रोपण कृषि वह कृषि है जिसमें जिसके ऊपर कई उद्योग क्या होते हैं? आधारित होते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, रोपण कृषि व्यापार क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। ये तो हम लोगों ने देखा कि जो वाणिज्यिक कृषि है, वाणिज्यिक कृषि में जो लागत होता है वो बहुत ज्यादा लगाया जाता है। तो रोपण कृषि भी क्या है? एक वाणिज्यिक कृषि है, इसलिए इसमें भी बहुत ज्यादा पूंजी लगाया जाएगा, बहुत ज्यादा श्रमिक लगाया जाएगा, और जिस प्रकार की खेती की जा रही है उस प्रकार की खेती के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, ठीक है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो यहां से यानी कि उद्योग और किस प्रकार की कृषि में सीधा संबंध है। एक और क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि उद्योग मतलब, उद्योग माने सारे उद्योग नहीं भाई, कुछ उद्योग की बात हो रही है। तो कुछ उद्योग और कृषि, किस कृषि के बीच सीधा संबंध होता है, या कृषि आधारित उद्योग और किस कृषि के बीच सीधा संबंध होता है? तो आंसर है रोपण कृषि। सीधा सा जवाब दे देना, रोपण कृषि, क्योंकि यहां लिखा हुआ है साफ साफ, तो इसमें तुम्हें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे चावल है तुम्हारा या फिर तुम्हारा गेहूं है, तो चावल और गेहूं को उद्योग में थोड़े ही हम लोग यूज करते हैं, ये तो समझ में आ रहा है ना कि उसका उपयोग उद्योग के लिए नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिनका उपयोग उद्योगों के लिए किया जाता है, लेकिन सभी कृषि उत्पाद का उपयोग उद्योगों के लिए नहीं किया जाता। जैसे मान लो कहीं कोई सब्जी उगा रहा है, चावल उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है, तो उसका किस उद्योग में उपयोग किया जाएगा? कोई उद्योग में उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन गन्ना उगाया जा रहा है, कॉफी उगाया जा रहा है, रबर उगाया जा रहा है, उसका उपयोग सीधे उद्योग में किया जाएगा। कपास उगाया जा रहा है तो कपास का उपयोग सीधे उद्योग में किया जाएगा। देखो, इतनी बातें बताने का मतलब है कि मेन पॉइंट याद रखो, बकवास की चीजें भूल सकते हो। आ गया हमारा रोपण कृषि, देख सकते हो। जब किसी एक फसल को, मैंने बताया, एक बड़े क्षेत्र में उपजाया जाता है तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? रोपण कृषि। जैसे एनसीईआरटी से ये सारा नोट्स मैंने बनाया है, इन नोट्स को तुम खरीद भी सकते हो, जैसे लिंक तुम्हें मिल जाएगा। रोपण कृषि क्या है? यह भी एक वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की कृषि में बड़ी पूंजी और बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। रोपण कृषि से मिलने वाले उत्पाद अक्सर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? वीवीआई क्वेश्चन है, तो आंसर है उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि रोपण कृषि का मुख्य फसल है। रोपण कृषि की सफलता के लिए यातायात और संचार के विकसित माध्यम का भी होना जरूरी है, क्योंकि ये उद्योग से रिलेटेड है। यहां देखना, अब देखो, असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहां की मुख्य रोपण फसलें हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछे जाएंगे, तो इनको तुम याद रख सकते हो, ठीक है। कि कर्नाटक में कॉफी क्या है? मुख्य रोपण फसल है, ठीक है। क्योंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। जल्दी से फिर से यहां ध्यान से देख लो, यदि तुम्हें फिल इन दी ब्लैंक्स आया कि रोपण कृषि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जल्दी से बता दो आंसर क्या है? बिक्री के लिए किया जाता है, यानी उसको बेचा जाता है
और उससे फिर पैसे अर्न किए जाते हैं। इसीलिए तो ये एक वाणिज्यिक कृषि है। कैसा कृषि है? वाणिज्यिक कृषि है। इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन भी जरूरी है। मतलब जहां खेती की जा रही है उससे उस कच्चे माल को कहां ले जाना होगा? दूसरे स्थान पर ले जाना होगा। जहां उद्योग है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए उसके लिए परिवहन का साधन अच्छा चाहिए, संचार का साधन अच्छा चाहिए, सड़कें चाहिए, सारा चीज वहां पर चाहिए। हाँ, और इसके अलावा उद्योग भी तो चाहिए, उद्योग चाहिए, बाजार चाहिए, सारी चीजें चाहिए। ठीक है। अब रोपण कृषि तुम कर लो, खूब सारा गन्ना उगा लो, और उद्योग कहीं अगल बगल है ही नहीं, तो गन्ना बेचोगे कहाँ? नहीं ना बेच सकते हो। तो ये सारी चीजें इसीलिए बोल रहे हैं कि बहुत जरूरी है। अब आ गया हमारा सस्य प्रारूप। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और मुझे पता है कि ये तो तुम्हें पहले से भी पता होगा। ये जो सस्य प्रारूप है तुम जानते भी होगे। देखो, सस्य प्रारूप का मतलब होता है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न जैसे तुम जानते हो कि भारत में जो जलवायु का कंडीशन है वो अलग अलग है। ठंडे के ऋतु में क्या होता है? ठंडे के ऋतु में तुम देखोगे कि बारिश बहुत कम होता है, और इस प्रकार से उस समय का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। ठीक इसी प्रकार से गर्मी के दिनों में देखोगे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उस समय भी बारिश कम होता है। वर्षा के दिनों में देखोगे कि टेम्परेचर मॉडरेट रहता है और उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो बोलोगे सर ये क्यों बता रहे? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो अलग अलग पौधे होते हैं उनको अपना लाइफ साइकिल चलाने के लिए अलग अलग ये जो पर्यावरण संबंधी या फिर बोले जलवायु संबंधी या फिर बोले जो मौसम संबंधी ये सब बातें मैं बता रहा हूँ वो बहुत आवश्यक हैं। जैसे कुछ फसलों के लिए बारिश ज़्यादा चाहिए और कुछ फसलों के लिए बारिश कम चाहिए, कुछ फसलों को तापमान ज़्यादा चाहिए, कुछ फसलों को तापमान कम चाहिए। इस प्रकार से जो अलग अलग फसल है वो अलग अलग ऋतुओं में बोई जाती हैं। याद आ गया ना? ये तो तुम्हें पता ही है कि इस प्रकार से भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं। कौन कौन से हैं? रबी है, खरीफ है और जायद है। इसे तुम एकदम रट लो क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछेगा क्वेश्चन। क्या पूछेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई रबी, खरीफ और जायद में अंतर करें। बस सिंपल सा बात है। तो हम लोग यहाँ अंतर कर सकते हैं कि रबी की बुआई कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है रबी। ठीक है। और इसका कटाई अप्रैल से जून के बीच होता है। अब थोड़ा थोड़ा अंतर कई जगह मिल जाता है, जैसे अब अक्टूबर से दिसंबर लिखा हुआ है, कहीं नवंबर और दिसंबर भी लिख देता है, कहीं सितंबर से भी लिख देता है। थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, ये मैंने देखा है अलग अलग बुक्स में। तो इसको एनसीईआरटी से तुम लिख सकते हो, ये यहाँ से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खरीफ फसल की बुआई जुलाई में होती है और कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर में होती है। जैसे धान वगैरह तुमने देखा है। और धान वगैरह क्या होता है? बहुत बारिश के सीजन में होता है। तो ये जो जुलाई से बोल रहा है तो जुलाई के समय क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो इस प्रकार से उसे हम लोग खरीफ फसल बोलेंगे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। और जायद जो है रबी और खरीफ के बीच का मौसम होता है, उसको क्या बोलते हैं? जायद बोलते हैं। उदाहरण तुम देख सकते हो, ठंडे के दिनों में हमें क्या मिलता है? चना मिलता है। ध्यान दो, हरा चना कब मिलता है? मार्च में तुम्हें मिलता है। सरसों देखा होगा तुमने। तो यही सब उदाहरण यहाँ है। गेहूं, जौ, मटर। मटर कब मिलता है हमें? मटर मिलता है भाई जनवरी फरवरी में। तो ये सारा दिमाग में रखो कि वो चीजें कब मिलती हैं, तब उसको यहाँ से तुम याद कर सकते हो। अब बता दो मक्का कब मिलता है? तो मक्का देखोगे कि वही सितंबर, अगस्त सितंबर में तुम्हें मिलना शुरू हो जाता है, यानी उसको जुलाई में बोया गया होगा। तो मक्का कौन सा फसल हो जाएगा? मक्का हो जाएगा तुम्हारा खरीफ फसल हो जाएगा। इस तरीके से धान जो मैंने बताया उसके लिए बहुत ज़्यादा बारिश या फिर बोले बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो धान, बाजरा, अरहर, मक्का, गन्ना, कोदो, मूंगफली। अभी मूंगफली जो रबी खरीफ फसल है वो मूंगफली भी अभी बोया जाता है। सोयाबीन, तिल, उड़द, मूंग, ये सब क्या है? खरीफ फसलें हैं। जायद में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सब याद रखना। ठीक है।
अब प्रमुख उत्पादक देख सकते हो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यहां पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, ये सब तुम याद कर सकते हो। अच्छा, ये जो चैप्टर है इसी को एनिमेशन से भी मैंने बनाया है, उस एनिमेशन को जाकर के देखो, एकदम बहुत बेहतरीन तुम्हें चीजें समझ में आएगी। तो ये था हमारा सस्य प्रारूप। ठीक है, चलो एनसीईआरटी से हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है, इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं। यहां से मेन पॉइंट आता है कि भारत में कितनी ऋतुएं हैं? 3 सस्य ऋतुएं हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? रबी है, खरीफ है और जायद है। इन तीनों को याद करना है। यहां से मेन पॉइंट आ गया। पहला कौन सा है? रबी है, फिर खरीफ और फिर क्या है? जायद है। रबी फसलों को शीत ऋतु का फसल कहा जाएगा। रबी फसल को किस ऋतु का फसल कहा जाएगा? शीत ऋतु का, इसे याद कर लेना। खरीफ को कब कहा जाएगा? बारिश ऋतु का बोला जाएगा। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर में इसे बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून तक इसको काटा जाता है। तो जो एनसीईआरटी का वही मैं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, दूसरे बुक्स में मैंने बता दिया है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तरी पश्चिम राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इसके उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि रबी, खरीफ और जायद फसल में अंतर करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है, तो इसको तुम याद रख सकते हो। ठीक है, गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। तो ये राज्य तुम याद कर सकते हो, तुमसे याद हो रहा है तो ठीक है। अब आगे देखो, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। तो वर्षा ऋतु में भी जानते हो कि रिटर्निंग मॉनसून के कारण बारिशें होती हैं, तो वो बारिश फिर इसको क्या करता है? काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपर्युक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। हरित क्रांति जानते ही हो तुम कि वहां पर बहुत सारा जो उर्वरक है, सिंचाई के साधन है, उच्च कोटि के बीज है, इन सब को उपयोग करके क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है, वही है हरित क्रांति। ये तुमने पढ़ा भी होगा। खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मॉनसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मॉनसून में कौन सा फसल बोया जाता है, बारिश में कौन सा फसल बोया जाता है। ABCD 4 ऑप्शन रहेगा, तो जल्दी से आंसर करो, क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। अच्छा, उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछ देगा, बोलेगा मक्का कौन सा फसल है, ABCD 4 ऑप्शन होगा, तो क्या आंसर है? खरीफ फसल। यही सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कब बोया जाता है? तो सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है। हाँ देखो, मानसून मतलब कि जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। इससे थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है, ज्यादा नहीं तो चावल और गेहूं जरूर याद करना है। गेहूं रबी फसल है और चावल क्या है? खरीफ फसल। एक दो उदाहरण जो फेमस उदाहरण है उसको याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। तो ये नाम तुम याद कर सकते हो। आगे देखो, पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। पंजाब और हरियाणा में भी चावल, वहां पर क्या प्रसिद्ध है? तो गेहूं, लेकिन चावल बोल रहा है कि वहां पर भी क्यों? क्योंकि वहां पर सिंचाई की व्यवस्था हो गई है। असम, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। तो ये याद कर सकते हो तुम कि असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। ये सब कुछ पॉइंट्स इसको याद रख सकते हैं।
रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को हम लोग जायद कहते हैं। तो जायद किसे कहते हैं, क्वेश्चन आएगा कि रबी और खरीफ के बीच में एक फसल बोई जाती है जिसे क्या कहते हैं, तो आंसर बोल देना है जायद कहते हैं। जायद ऋतु में तरबूजा, खरबूजा, खीरे, सब्जी और चारे की फसलें को खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। ये नया चीज लिख दिया है, कोई बात नहीं है। तो जो गन्ना है वह भी कैसा फसल है, खरीफ फसल है, और उसको लगने में मतलब उसको तैयार होने में लगभग 1 साल लग जाता है। चलो अब आता है हमारा मुख्य फसलें। यहां से अगला टॉपिक बनता है हमारा। तो मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश की विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। अब जो फसल हम लोग उगाते हैं वो 2 प्रकार का हुआ, एक होता है खाद्य फसलें, एक होता है अखाद्य फसलें। खाद्य फसलें वे हैं जिनका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, और अखाद्य वे फसलें हैं जिसका भोजन में उपयोग नहीं करते। जैसे मान लो जो जूट हो गया, इस प्रकार से जो कपास हो गया, या फिर तुम्हारा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसका उपयोग भोजन के लिए नहीं करते, लेकिन उसका भी उत्पादन किया जाता है, उसका अन्य कामों में उपयोग किया जाता है। जैसे रबर भी हो गया, रबर है, जूट है, कपास है, और बहुत सारा चीज यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वे होती हैं अखाद्य फसलें। फसलें 2 प्रकार की हम लोग बोते हैं, एक होता है खाद्य फसलें, एक होता है अखाद्य फसलें। खाद्य फसलों को खाया जाता है, अखाद्य फसलों को नहीं खाया जाता है, सब याद रखना। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट। तो ये हो गया अखाद्य और बाकी हो गया खाद्य। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर दो कि भाई कितनी प्रकार की फसलें बोई जाएंगी, तो 2 प्रकार की फसलें बोई जाएंगी। चलो एनसीईआरटी का बुक है और साथ में हमारा यहाँ पर क्या है, नोट्स है। तो देखो ये नोट्स में भी कितने अच्छे से सारा बात बता दिया गया है। इन नोट्स को तुम खरीद भी सकते हो जैसे मैंने बताया। तो मुख्य फसलों में यहाँ पर हम लोग देखेंगे खाद्य फसलें हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन। खाद्यान्न के अलावा भी अन्य फसलें उगाते हैं, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना भी हम लोग उगाते हैं। इसी के साथ बागवानी फसलें में फल, फूल, सब्जियां उगाते हैं। और अखाद्य फसल से रबर है, जूट है, कपास है, वो क्या हो गया, अखाद्य फसल हो गया। तो ये सारा चीज तुम अपने दिमाग में रख सकते हो कि इतने सारी फसलों को हम लोग उगाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, मुख्य फसल, अलग अलग फसलों के बारे में हम लोगों को बताया जाएगा। जैसे चावल के बारे में पढ़ना है, चावल किन किन भौतिक परिस्थितियों में उगाया जाता है, चावल किन किन क्षेत्रों में उगाया जाता है, ये सब हमें याद करना है। इसी प्रकार से गेहूं किन किन भौतिक परिस्थितियों में उगाया जाता है, किन किन क्षेत्रों में उगाया जाता है, ये पढ़ना है। समझ रहे हो? तो एक आध मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां देखो, यहां क्या बोल रहा है, भारत में चावल की खेती बहुत बड़े भूभाग पर की जाती है। और तुम्हें पता भी होगा कि भारत में मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन है, चावल है और गेहूं है। बहुत सारे भारत में क्षेत्र हैं जहां पर मुख्य भोजन के रूप में चावल को लिया जाता है, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गेहूं को लिया जाता है। तो इसलिए चावल और गेहूं मुख्य खाद्यान्न फसलें हो गई। इसके बाद हम लोग दाल को लेते हैं, फिर सब्जियों को लेते हैं। अरे तुम खाना खाते हो ना, तो खाना में हम लोग क्या लेते हैं, मुख्य रूप से या तो चावल लेते हैं या तो रोटी लेते हैं, उसके ऊपर दालें लेते हैं और फिर सब्जियों को लेते हैं। तो वही तो बता रहा है, कोई खास चीज थोड़ी है। फालतू की बातें नहीं पढ़नी, मेन पॉइंट पढ़ो। ये सब याद करना होगा बाबू लोग, फालतू की बातें मत सुनो, मेन चीज को याद करो। चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरे नंबर का चावल उत्पादक है। यह एक खरीफ फसल है, ये सब तो तुम जानते भी होगे। चलो नया चीज देखते हैं। तो खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें। क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या है कि इसके लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री से अधिक तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। यहां ध्यान से देखना,
ये 100 सेंटीमीटर और 25 डिग्री सेल्सियस, ये सब बात याद रखना है। यदि सिंचाई का सही व्यवस्था हो तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इन्हें उगाया जा सकता है। और उत्पादक राज्य भी हमें क्या करना है, याद करना है। अब उत्पादक राज्य कौन है, तो चावल को उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। आजकल इसकी खेती पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने बताया, यहाँ भी की जा रही है, जहाँ पर सिंचाई की सही व्यवस्था है। तो इस प्रकार से तुम यहाँ इन्हें हम लोग को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। आ गया, देखो सबसे पहला क्या आ गया, चावल। देखो यहाँ चावल की खेती की जा रही है, ठीक है। चावल किस चीज से आता है, धान से, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि चावल तो चावल, धान तो धान की खेती भी हम लोग कहते हैं। तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा बड़ा, तो यहाँ पर अब हम लोग इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन मिलेगा कि सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आंसर है चीन। और उसके बाद भारत का क्या स्थान है, भारत का स्थान है दूसरा, यानी कि हमारा दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये प्रमुख क्षेत्रों को बताया है चावल का वितरण। तो ये देख सकते हो, ये जो सारे हरे हरे क्षेत्र दिखाए गए हैं, ये सब क्षेत्र दिखाया गया है तुम्हारा चावल की खेती के लिए। ये देखो, ये जो तटीय इलाका है, यहाँ भी देख सकते हो तटीय इलाका है। और ये जो भाग तुम्हें बताया गया है, ये पूर्वोत्तर का भाग बताया गया है, यहाँ पर मुख्य रूप से चावल की खेती होती है। तो इसे हमें दिमाग में रखना है। यह एक खरीफ फसल है जिसके लिए उच्च तापमान चाहिए, 25 डिग्री से ज़्यादा चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, कम वर्षा है तो वहाँ पर वहाँ सिंचाई चाहिए। यही सब बातें यहाँ लिखी गई हैं जो तुम्हें पता ही हैं। चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में जहां कम वर्षा होती है, वहां भी चावल उगाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर सिंचाई की व्यवस्था है। अब आ गया हमारा दूसरा फसल और वो है गेहूं। तो अब गेहूं के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, क्या पढ़ना है, हम लोगों को भौतिक अवस्थाएं पढ़नी है कि भाई क्या क्या चीज़ उसके उत्पादन के लिए ज़रूरी है और कहाँ कहाँ उसको उगाया जाता है। क्या ये बातें तुम्हें याद हो रही हैं? नहीं याद हो रही है तो 2 बार 4 बार पढ़ो, कॉपी में लिखो, पढ़ो कॉपी में लिखो, तो तुम्हें याद होगा। भारत में गेहूं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जैसे मैंने बताया चावल और गेहूं। तो अब 1 और 2 नंबर आ गया, तो इससे भी याद रखना होगा कि भारत में सबसे प्रमुख खाद्यान्न कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे है चावल और दूसरे नंबर पर है गेहूं। तो ये फर्स्ट और सेकंड भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लो। गेहूं को फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकाने के लिए समय खिला धूप आवश्यक है, यानी कि ये कैसी फसल है, रबी फसल है, ठीक है। चलो, खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं याद करना होगा। तो बोलता है इसको उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और पाला पड़ने से गेहूं की फसल क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है। उत्पादक राज्य देख सकते हो, गेहूं उगाने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, इन्हें याद कर लेना है। बोलता है उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, ये दोनों याद करना है। गेहूं के मुख्य उत्पादक राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भाग। तो ये सब हमें क्या कर लेना है, एकदम याद कर लेना है। ये देखो, ये जो भाग दिखाया जा रहा है, ये प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जैसा तुम देख सकते हो, ये प्रमुख क्षेत्र है और ये गौण क्षेत्र। यहाँ देखो, ये सब गौण क्षेत्र को दिखाया गया है, ये भी गौण क्षेत्र को दिखाया गया है और ये सारे प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र को दिखाया गया है। और तुम यहाँ से राज्यों को देख सकते हो, कौन कौन राज्य हैं उसे तुम यहाँ पर याद कर सकते हो। तो ये चीज़ें क्या है, प्रैक्टिस की चीज़ें, इन्हें प्रैक्टिस करनी होंगी और उसके बाद इसे हम लोग एग्जाम में फिर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गेहूं। एनसीईआरटी में भी यही बात लिखा हुआ है। भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न है जो देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। उत्तर और उत्तरी पश्चिम यहाँ वही बोल रहा है। ये देखो, ये जो भाग है, ये क्या भाग है, ये देखो, ये सब उत्तर का भाग है और उत्तर पश्चिमी ये भाग बोला जाए। तो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में इसकी क्या की जा रही है, खेती की जा रही है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है।
रबी की फसल है, उगाने के लिए शीत ऋतु, पकने के लिए खुली धूप चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, और क्या चाहिए जल्दी से बता दो। और तुम जानते हो कि यदि ज़्यादा पाला रहेगा तो ये इसके लिए हानिकारक रहेगा। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, जो अभी क्षेत्र दिखा है वो कौन था, गंगा सतलुज का मैदान था। और दक्कन की काली मिट्टी वाले प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं पैदा करने वाले ये प्रमुख राज्य हैं। कौन कौन है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कम से कम 3 नाम याद रखो। तो ऊपर से देख सकते हो तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये देखो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर पंजाब हो गया तुम्हारा, हरियाणा हो गया, और ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया। ये प्रमुख 3 राज्य तुम्हारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ देखो दिल्ली यहाँ दिखाया गया है इस प्रकार से। हाँ, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ ना, तो इसलिए उंगली से मैंने बताया। इसी के बाद मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग भी गेहूं उत्पादन कर रहे हैं, तो ये याद कर सकते हो। यानी कि उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में जो जो नाम है उसको तुम वहां लिख सकते हो। अब आ गया मोटे अनाज। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या उगाते हैं, खाद्यान्न उगाते हैं, मोटे अनाज उगाते हैं, बागवानी फसलें करते हैं, और उसी के साथ अखाद्य फसलों को उगाते हैं। तो एक एक करके सबको पढ़ना है, और एक एक करके ही हम लोग सबको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां हम लोग को अब पढ़ना है मोटे अनाज। यहां पर देखो, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, मोटे अनाज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला जो पॉइंट है, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। अब तुमने चावल को भी देखा है, गेहूं को भी देखा है, इसी तरीके से तुमने मक्का को भी देखा है, और बहुत सारे चीजों को तुमने देखा है। लेकिन हो सकता है तुमने ज्वार, बाजरा, रागी इनको नहीं देखा होगा, तो बस इनको याद कर लो, या गूगल भी कर सकते हो, वहां भी इनका चित्र तुम्हें मिल जाएगा। तो ये मोटे अनाज कहलाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यही हुआ कि ज्वार, बाजरा और रागी को हम लोग क्या कहते हैं, मोटे अनाज यानी मिलेट्स कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही यहां से पूछा जाए कि भारत के प्रमुख मोटे अनाजों के नाम लिखिए, तो ज्वार, बाजरा और रागी, ये हमें याद रखना है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मोटा अनाज, परंतु इसमें पोषक तत्व बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलता है। तो यहां से तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन गया कि रागी में क्या क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, लोहा यानी आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, और बहुत सारे और सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी के साथ इसमें भूसी भी मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो इस प्रकार से देखा तुमने, हम लोगों को यहाँ पर एक प्रश्न बन गया। चलो, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। आ गया हमारा ये बात। ये यहां पर हम देखेंगे कि ये भी क्या है, अनाज इसको बोल रहे हैं, लेकिन मोटा अनाज बोल रहे हैं। पहले नंबर पर भारत में कौन आता है, तो पहले नंबर पर कौन आता है, तुम ही बता दो। बिल्कुल चावल आता है भाई। दूसरे नंबर पर कौन आता है, गेहूं आता है। तो यहां से क्वेश्चन आ गया कि उत्पादन की दृष्टि से तीसरा नंबर पर कौन है, तो ज्वार है। ज्वार भी क्या है, अनाज है। कैसा अनाज है, मोटा अनाज है। तो ये तीसरा नंबर का आ गया। यह फसल वर्षा पर निर्भर होता है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। इसका मतलब है अभी हमें ज्वार के बारे में 2-4 पॉइंट्स समझ लेना है। क्या क्या ज्वार के बारे में 2-4 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो ज्वार जो है क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत का तीसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। पहला पॉइंट जान लिया। दूसरा, यह वर्षा पर निर्भर होता है, यानी मॉनसून में यह फसल उगाया जाता है, इसका मतलब ये खरीफ फसल है। दूसरा पॉइंट सीख लिया। ज्वार अक्सर आर्द्र क्षेत्रों में उगाया जाता है, इसीलिए यहाँ सिंचाई की व्यवस्था ना हो तब भी यह उत्पादित हो जाता है। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों ने देखे किसके बारे में, ज्वार के बारे में।
अब उत्पादक राज्य जैसे मैंने बताया याद कर लेना है। क्वेश्चन आएगा ज्वार के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखें, तो कौन कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। यही हमें याद कर लेना है। बोलो भारी था? नहीं, बिल्कुल ये आसान है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, क्या क्वेश्चन आएगा वो पढ़ लो, बस ये सिंपल सा है। अब आ गया बाजरा, ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार, बाजरा, रागी, यही 3 महत्वपूर्ण मोटे अनाज हैं। अब देखते हैं बाजरा के बारे में। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। पहला पॉइंट बना लेंगे बाजरा के बारे में। अब देखो, समझना यह है कि हर एक पॉइंट को याद करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो एग्जाम के लिए जो तुम्हारे स्टेट में जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है, या सीबीएसई पैटर्न से यदि एग्जाम दे रहे हो तो सीबीएसई पैटर्न में जिस प्रकार के क्वेश्चन पिछले ईयर्स आए हैं, उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। बाकी सभी क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो यहाँ पर इसके उत्पादक राज्य भी हम लोग याद कर सकते हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। अब देखो, रागी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताया गया है कि रागी कैसी फसल है, तो ये शुष्क प्रदेशों की फसल है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ज्वार कैसा फसल है, तो वह आर्द्र क्षेत्रों का फसल है। और यदि रागी के बारे में पूछा जाए तो ये शुष्क प्रदेशों का ये फसल है। तो ये लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर भी अच्छी तरह उगाई जाती है। प्रमुख राज्य कौन है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। इससे भी हमें क्या कर लेना है? याद कर लेना है। अब बात आता है एक और प्रमुख फसल की, जो कि है मक्का। बहुत इंपॉर्टेंट है मक्का। तुम सबने मक्का को खाया है, मक्का को देखा भी है, खाया भी है, और मक्का तुम्हारे क्षेत्र में होता भी होगा, उसके फसल को भी देखा होगा। तो मक्का जानते हो तुम कि यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहां से तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मक्का है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न खाद्यान्नों में से किसका उपयोग खाने के लिए भी होता है और चारा के लिए भी होता है। चारा का मतलब है इसको गाय, बैल, भैंस, इन लोगों को खिलाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यह एक खरीफ फसल है। तुम सब जान रहे हो कि मक्का कैसा फसल है? एक खरीफ फसल है, ठीक है ना। तो अब आगे देख लेते हैं मक्का के बारे में और क्या क्या बताया गया है। देखो, यहाँ मैप तुम लोग याद करते जाना, मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैप्स मैं बता ही रहा हूं। अब मक्का के लिए क्या क्या आवश्यक है? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर यह अच्छी तरीके से उगाया जाता है। तो 3 पॉइंट हम लोगों ने मक्का के लिए देख लिया। पहला, यह एक खरीफ फसल है। दूसरा, इसके लिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तीसरा, इसके लिए मिट्टी जलोढ़ मिट्टी चाहिए, यह मॉनसून में उगाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके लिए आवश्यक है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। बिल्कुल, बहुत सारे जगह पर जो मक्का है वो रबी के फसल के जैसा भी उगाया जाता है, लेकिन वहां पर उत्पादन उतना ज्यादा नहीं हो पाता। मुख्य रूप से इसे हम लोग देखते हैं खरीफ फसल के रूप में। ठीक है, आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसे भी हमें क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब बात करते हैं दाल की। दाल का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि जो दाल है उनसे मुख्य रूप से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, यहां भी ये क्वेश्चन तुम्हारा बनता है। ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा दालों का उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन है? तो वो भारत है। शाकाहारी खाने में दाल सबसे अधिक प्रोटीन दायक होता है। ऐसे तो तुम जानते ही हो कि मुख्य रूप से हमें दाल से ही प्रोटीन मिलता है जो शाकाहारी, ये भी बात यहाँ इंपॉर्टेंट है।
इसमें तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। तो वैसी फसलें जिसमें दाल से रिलेटेड है उसे दलहनी फसल हम लोग कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी फसल में उगाई जाती है? तो जो अरहर है वह क्या है, वह खरीफ फसल है, जैसे तुम पता है। इसके बाद मटर है, चना है, ये सब क्या है, ये दोनों और रबी फसल है। बाकी वो भी क्या है, खरीफ फसल है, ये तुम जानते हो। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और उन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। यहाँ पर जैसे कि साइंस में तुमने पढ़ा है कि जो दालें होती हैं उनका जो रूट होता है उसमें रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और इसी रूट नोड्यूल्स में क्या होते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, राइजोबियम नामक, और उसके द्वारा फिर जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण होता है और वो नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित होगा, जिसको पौधे ले सकते हैं। इसीलिए जो दलहनी पौधे हैं ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये सारी बातें तुम जानते भी होगे। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के रोटेशन में बोया जाता है। यानी एक फसल यदि हम लोग खाद्यान्न का बोते हैं तो दूसरा फसल उसी खेत में हम लोग चाहते हैं कि दलहनी फसल हो, जिससे कि वहां पर जो मिट्टी है उसकी उर्वरता बनी रहे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इन्हें हमें क्या करना है, याद करना है। अब खाद्यान्नों के अलावा भी अन्य खाद्य फसलें हैं, तो उसमें सबसे प्रमुख कौन आता है, गन्ना है। जल्दी से बता दो गन्ना कैसा फसल है? एकदम सही, गन्ना क्या है, एक कैसा फसल है? यस, यह एक रोपण कृषि का उदाहरण है और साथ ही साथ ये वाणिज्यिक कृषि का एक भाग है गन्ना। ठीक है, तो गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये अब गन्ना के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसा फसल है, तो इसका पहला पॉइंट हो गया उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए आवश्यक है। ये सारी बातें हमें याद रखना है। उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। ठीक है, इसी के साथ बोलता है कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी सिंचाई करके भी इसको उगाया जा सकता है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। देखो, दो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन हो गया, ब्राजील हो गया। फिर दूसरा नंबर पे कौन हो गया, हमारा भारत हो गया। इस प्रकार से ये छुपे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखे हैं उसे हमें याद कर लेना है। आगे बढ़े तो बोलता है कि यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम आता है। तो तुम जानते भी हो कि गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, साथ ही साथ उससे चीनी बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो बीच बीच में जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए उसे हमें याद करना है। तो गन्ना के बारे में एक बार फिर से मैं यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ तुम्हें कि ये जो गन्ना है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हमारे आती हैं। क्या आती हैं कि इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री तापमान चाहिए, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और उष्ण और आर्द्र जलवायु में ये क्या होता है, इसकी खेती होती है। इस प्रकार से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम यहाँ से याद कर सकते हो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा तिलहन। तिलहन यानी कि जिससे कि हमें तेल प्राप्त होता है, वैसे पौधे। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके बीजों से हमें क्या मिलता है, तेल। जैसे सरसों, सूर्यमुखी, तिल, ये सब क्या है, तिलहन पौधे हैं जिससे हमें तेल प्राप्त होता है। 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा
तिलहन उत्पादक देश था। सन 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, यदि एनसीईआरटी पे विश्वास है तो तुम इसे याद कर सकते हो। लेटेस्ट डाटा नहीं है, 2018 का है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। समझ रहे हो बात को? अब देखो, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इसमें से कई के बारे में तुम परिचित हो। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो तुम जानते भी हो कि मैक्सिमम का यूज खाने में किया जाता है, खाने के तेल में यूज किया जाता है। परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। तो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा कि जो तिलहन उत्पाद हैं उनका किस किस चीज में उपयोग होता है। तो तुम इसके आंसर को यहां से लिख सकते हो। कोई भी प्रश्न आए वो नहीं छूटेगा यदि तुम क्वेश्चन आंसर वाइज पढ़ते हो। अब बोलता है मूंगफली खरीफ की फसल है। देख लो क्वेश्चन आ गया। मूंगफली कैसा फसल है? खरीफ फसल है। शुरू में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मूंगफली खरीफ फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी से प्राप्त होता है। नया क्वेश्चन यही पूछ देगा कि देश में जो तिलहन का उत्पादन होता है उसके आधा हिस्सा किस से प्राप्त होता है? तो मूंगफली से प्राप्त होता है। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन हमें याद रखना है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ये सारे ऑब्जेक्टिव एकदम अच्छे से जबान पर होने चाहिए। कुछ भी पूछे हमें याद होना चाहिए कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बोल रहा है मूंगफली का? गुजरात, 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 याद रख लो। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सरसों है, अलसी है, तिल है, ये सब रबी की फसल होती है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ के फसल और दक्षिणी भारत में रबी की। अब जो तिल है वह भी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या है, रबी की फसल है, लेकिन उत्तरी भारत में खरीफ की फसल के रूप में इसको उगाया जाता है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल के रूप में इसको उगाया जाता है। ठीक है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। अरंडी में भी यही बात है कि रबी और खरीफ दोनों में बोया जाता है। तो अब बात है कि यार ये सारे क्वेश्चन हर एक लाइन थोड़ी कोई याद रख सकता है, तो बस सिंपल से इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अब चाय की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। और ये कैसा फसल है? फिर से पहला क्वेश्चन यही आएगा। तो यह भी एक रोपण कृषि का उदाहरण है और यहाँ यह भी वाणिज्यिक कृषि के तहत किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। तुम जानते हो कि चाय की पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है और ये महत्वपूर्ण पेय पदार्थ के रूप में जाना जाता है, जिससे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भलीभांति उगाया जाता है। अब बात आ गया कि भाई जो चाय है उसकी जो खेती होती है उसके लिए आवश्यक भौतिक दशाएं क्या हैं? तो साफ साफ यहाँ लिख रहा है, इसमें कोई याद करने की बात है, बस सिंपल सा याद कर लेना है कि ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, वहां इसको लगाया जाता है। दूसरा, ये ढलवां क्षेत्रों में उगाया जाता है। जैसे तुमने देखा होगा कि चाय के बागानों का चित्र जब देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तो देखा होगा कि कैसे ढलवां क्षेत्रों में इसको उगाते हैं। जीवांश युक्त गहरी मिट्टी इसके लिए बहुत उपयोगी होती है। ये सारा ह्यूमस और जीवांश युक्त, और यही सब दो चार पॉइंट्स हैं जिसको हमें याद कर लेना है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी कि नम जलवायु चाहिए, पाला रहित जलवायु चाहिए चाय के पौधों के विकास के लिए। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास के सहायक होती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए, ये पॉइंट्स लिखाने का नहीं जरूरी है, यहीं से लिख लेना, ठीक है, नोट्स से नहीं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा।
तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग लिख लेंगे भौगोलिक दशाओं में चाय की खेती के लिए। चाय की खेती श्रम सघन उद्योग है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रमिक चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय की मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी है। इसमें से दो तो तुम्हें याद ही होगा, असम और दार्जिलिंग। बाकी 2-3 चीज लिखा हुआ है उसे याद कर लो। तमिलनाडु और केरल भी यहाँ पर बताया गया है, इनको याद कर लेना है तुम्हें। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक था, तो यहाँ भी चीन का नाम लिया जाता है जो कि फर्स्ट स्थान पर है चाय उत्पादक में। ठीक है, तो ये सारी बातें तुम याद रख सकते हो। कॉफी के बारे में भी तुम जानते हो, कॉफी कैसा फसल है, तो ये भी एक वाणिज्यिक फसल है, यानी ये भी यहाँ पर रोपण कृषि का उदाहरण है। कॉफी के बारे में जानते हो कि भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, किस किस्म का कॉफी पैदा किया जाता है, तो अरेबिका किस्म के कॉफी को पैदा किया जाता है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। कहां से लाई गई थी, तो यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन की पहाड़ियों से हुई थी। ये सब इतना सारा क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। क्या बन गया कि कौन सी किस्म की भारत में जो कॉफी है सबसे ज्यादा की जाती है, तो अरेबिका। कहां से आई थी, तो यमन से आई थी। कहां की जाती है, तो बाबा बूदन की पहाड़ियों में इसकी खेती की शुरुआत की गई थी। आज इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में किया जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अब आ जाता है बागवानी फसलें। बागवानी फसलों के बारे में बताया जा रहा है 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की फलों का उत्पादक है। भारत फलों जिससे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम। अच्छा, ये बताया जा रहा है कौन कौन जगह की क्या क्या चीज यहाँ पर प्रसिद्ध है, तो यहाँ तुम देख सकते हो, ये नोट्स में भी तुम्हारा दिया हुआ है, यहाँ देख लो। तो ये देख सकते हो, ये नोट्स जो तुम्हें बताया जा रहा है सारे पॉइंट्स वाइज लिखे गए हैं, इसे तुम खरीद भी सकते हो। इसमें सब चीज एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, यहाँ देखो। तो भी यहाँ पर तुम इसे याद करना चाहो तो याद करो, थोड़ा सा कठिन होगा। क्या बोल रहा है कि नागपुर और चेरापूंजी का संतरा, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु का केला, उत्तर प्रदेश, बिहार का लीची, मेघालय का अनानास, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का अंगूर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो ये सारा तुम्हारा अलग अलग क्षेत्र। आम के बारे में बोल रहा है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का आम, ये सब विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ पर बताया जा रहा है। भारत में पूरे विश्व के उत्पादन की 13% सब्जियां पैदा की जाती हैं और भारत में मटर, गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्चा, आलू, ये सारे चीज उगाए जाते हैं। ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है बागवानी फसलों में। तो ये जो मैंने बताया, तुम यदि नोट्स बना रहे हो तो उसको अच्छे से वहां पर ऐड कर सकते हो। अब बात आ जाती है अखाद्य फसलों की। तो अखाद्य फसलें वैसी फसलें हैं जिनका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में नहीं करते, लेकिन अन्य चीजों में उसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहला है रबड़। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। क्वेश्चन तुमसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि रबड़ किस क्षेत्र की फसल है, तो आंसर है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ विशेष पॉइंट्स हैं जो कि किसके बारे में लिखे गए हैं, रबर के बारे में। उसको पॉइंट वाइज तुम नोट्स बना सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। देखो, इस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए। क्या क्या बात बोला गया है,
अभी मैंने एनसीईआरटी दिखाया। अब उसके पॉइंट को लिख करके हम नोट्स तैयार करेंगे और उसको याद करेंगे तो आसानी पड़ेगा। जैसे यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है, इसके लिए उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी रबर को उगाया जाता है। रबर की खेती के लिए आर्द्र और नम्र वायु की जलवायु की जरूरत होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये उगाया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो यही सब लिखा हुआ है, देखो 200 सेंटीमीटर, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। तो यही सब पॉइंट वाइज तुम करके इसको याद कर सकते हो, या पहले नोट्स बना लो फिर याद कर लेना। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है, ये तो तुम जानते ही हो। मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। ये सारे पॉइंट्स हमें याद करना है। इसके बाद आता है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें जिनसे हमें प्राकृतिक रेशा मिल रहा है, क्योंकि फसल मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे मतलब उनसे हमें प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है। तो ये कक्षा 8 में भी तुमने पढ़ा है। तो प्राकृतिक रेशे प्राप्त करने के लिए हमारे पास रेशेदार फसलें कौन कौन है? सबसे पहला है कपास, फिर है जूट, फिर है सन। ये याद रख लेना है 3 हमें। तुमने काफी के बारे में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा जरूर। भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। रेशम मैं भूल गया, ये है प्राकृतिक रेशम। तो ये चार यहाँ पर क्या है? रेशेदार फसलें बताई जा रही। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े को कोकून से प्राप्त होता है। तो ये जो रेशम हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, ये तो रेशम के कीड़े से प्राप्त कर रहे हैं, जो कि शहतूत के पत्तों पर यानी कि शहतूत के पेड़ पर मुख्य रूप से इसको प्रोसेस मतलब उन कीड़ों को क्या किया जाता है, वहां पर पाला जाता है और उनको खिलाया जाता है। समझ गए? तो ऐसे मत समझना कि रेशम जो है वो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, वो पेड़ पौधों से नहीं प्राप्त हो रहा है, रेशे की बात कर रहा है। तो कपास, जूट और सन ये कैसा रेशा है? प्राकृतिक रेशा है, जिसे हम लोग पौधों से प्राप्त कर रहे हैं। और जो रेशम के कीड़ों से प्राप्त कर रहे हैं वो भी प्राकृतिक रेशा है, लेकिन उसको हम लोग जंतु से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा कंफ्यूजन में मत रह जाना। तो जो रेशम है उसे हम लोग कहां से प्राप्त कर रहे हैं? रेशम के कीड़े से प्राप्त करते हैं, और ये भी एक प्राकृतिक रेशा है। समझ गए? चलो, कपास की बात की जा रही है। कपास, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। यानी जो कपास है वह सूती कपड़ा उद्योग का क्या है? एक प्रमुख तुम्हारा कच्चा माल है। समझ में आ रहा है? कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो ये देखो, कई जगह ये चीज तुम्हें देखने को मिलेगा कि भारत का दूसरा ही स्थान यहाँ पर हो रहा है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। देखो, कुछ क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन हो जाते हैं, हर एक क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, जैसे कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो काली मिट्टी में। ठीक है? इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 दिन पाला रहित होना चाहिए, खिली धूप आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है। कपास कैसा फसल है? खरीफ का। तो ये सारे पॉइंट वाइज नोट कर लो और इसे क्या कर लो, याद कर लो। ये देखो, ये सब कपास तुमको दिख रहा है यहाँ पर। ये सारा न्यू एनसीईआरटी बुक से मैं बता रहा हूं, देख सकते हो, रेशनलाइज्ड लिखा हुआ है 2023 और 24। यहां देखना, पककर तैयार होने में इसको 6 से 8 महीने लगता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसे हमें याद कर लेना है। दूसरा है प्राकृतिक रेशा का स्रोत, उसे जूट कहते हैं। तुमने जूट के बोरे जरूर देखे होंगे, जूट का तुमने बैग, थैला जरूर देखा होगा, वही जूट की बात की जा रही है यहाँ पर। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा।
जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट को बोलते हैं। ये कैसा रेशा है? प्राकृतिक रेशा है। किससे मिलता है? पौधों से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इस बात को याद रख लो, पॉइंट बना करके लिख लो। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरा बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी भी देखा होगा तुमने जरूर, जूट का तंतु, धागा, गलीचा और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसका उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में मांग कम हो रही है। ये नई बात यहाँ पर लिखा गया है। समझ रहे हो ये सारी बातें? इन्हीं सारे पॉइंट्स को हमें क्या कर लेना है? अच्छे से याद कर लेना है। अब आ गया प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। मतलब थोड़ा सा अब बचा हुआ है तुम्हारा यहाँ पर, उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पर हमारा समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखना, ये न्यू एनसीईआरटी में बस इतना ही सा लिखा हुआ है। इसके बाद ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाएगा, जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा और बातें लिखी गई हैं, और जो हम लोगों ने नोट्स तैयार किया वो ओल्ड एनसीईआरटी को नज़र में रख के किया है, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, जो पुराने बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो नोट्स को वहाँ से तुम ले सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब आ रहा है यहाँ पर प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। तो यहाँ नोट्स में सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें बता दे रहा हूं। पहले हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्या क्या बातें बताई गई है। तो जैसा कि पहले बताया गया है, भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है। भाई, कृषि एक ऐसा कार्य है जो कि प्राचीन समय से होता आ रहा है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से खेतों को यूज करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाता है यदि हम लोग संसाधनों का सही तरीके से उपयोग ना करें और कृषि संबंधी जो हमारे संस्था हैं वे सही से काम ना करें। तो फिर क्या होगा, जो भूमि है उसका सही उपयोग नहीं हो पाएगा, उससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन नहीं ले सकेंगे तथा इसकी गति मंद हो जाएगी। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के लिए बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। यहाँ से देखो, एक पॉइंट तुम दिमाग में रख सकते हो कि अभी भी बहुत सारे हमारे देश में ऐसे स्थान हैं जहाँ पर किसान मानसून पर ही क्या है, निर्भर है अपनी खेती के लिए। यदि अच्छा मानसून नहीं हो पाता तो वहाँ खेती उस साल नहीं होती है। और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी, देखो यहाँ पर लिखा जा रहा है, 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाला कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, यदि कृषि में हर तरफ तकनीकों का विकास किया जाए, किसानों को सही तकनीक उनको प्रोवाइड किया जाए, मुहैया कराया जाए, उनको प्रदान किया जाए, साथ ही साथ जो संस्थाएं हमारे कृषि से संबंधी उनमें और अच्छे से काम किया जाए, तो जो कृषि किसान कर रहे हैं उनसे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। आगे देखो, स्वतंत्रता के पश्चात में देश में संस्थागत सुधार करने के लिए बहुत सारे काम किए गए। यहीं से क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में कृषि संबंधी सुधारों के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। तो वे कौन कौन से कार्य हैं जिसको किए गए, ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछेगा, तो तुम्हें पॉइंट वाइज काफी चीजें लिखनी होंगी। तो जोतों की चकबंदी की गई। जोतों की चकबंदी मतलब जो खेत है उसकी जो सीमा है
उसको क्या किया गया, चकबंदी किया गया। चकबंदी में यहाँ आगे हम लोग देखेंगे कि चकबंदी क्या होता है। तो चकबंदी में देखोगे कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में किसी किसान की खेत है उन सबको एक जगह लाने का प्रयास किया गया। सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। आगे देखोगे कि जो जमींदारी प्रथा है, ये बात कब की कही जा रही है, जब स्वतंत्रता बाद की बात कही जा रही है। तो उस समय जमींदारी प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित था, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना, यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना है यानी कि ये कब की बात है, 1951 के बाद की बात है, में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। उसमें क्या किया गया, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, भूमि सुधार था। और उस पर किस पर जोर दिया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कृषि संबंधी कार्यों पर जोर दिया गया था, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत तुरंत आजाद हुआ था। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बना था, जिसे आज हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं, उसमें सबसे पहला जो काम किया गया था वो कृषि पर काम किया गया था। तो उसमें बोलता है भूमि सुधार पर बहुत मुख्य रूप से काम किया गया। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था, जो मैंने अभी तुम्हें बताया। भूमि सुधार के कानून तो बने। अच्छा, इस पर भूमि सुधार के कानून को भी बनाया गया और लागू करने में, उस समय तो लागू करने में ढील की गई, लेकिन बोलता है 60 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार से के कृषि सुधारों की शुरुआत की। अब बोलता है 60 और 70 के दशक में, और बोलता है पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी। यानी इसी समय जो हरित क्रांति आया, श्वेत क्रांति आया, उसकी शुरुआत की गई, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 90 के दशकों में क्या किया गया, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि भूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया व्यापक रूप से, तो 1980 और 1990 के दशक में, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम देखो क्या क्या है। तो बोलता है सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान किया जाए। इसी के साथ किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करना। तो ये पहला हो गया तुम्हारा फसल बीमा। दूसरा हो गया कम ब्याज पर ऋण सुविधाएं उनको देना। ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों, बैंकों की स्थापना करना, जिससे किसान को आसानी से वहां लोन मिल सके और उनका जो काम है वो चल सके। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरुआत किया है। तो ये देख सकते हो, ये सारे कार्य किए गए हैं कृषिगत, जो भी कृषि के क्षेत्र में सुधार को लाने के लिए। PAIES यहां देख सकते हो भी शुरू की गई। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तो तुमने देखा भी होगा, जो किसान है उसके लिए मौसम संबंधी काफी सारी जानकारियां दी जाती है। दूरदर्शन जो कि फ्री चैनल होता है, साथ ही साथ जो आकाशवाणी है उसमें किसान क्या कर सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं कि भाई मुझे मेरे खेत में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको मैं कैसे सुलझाऊं। ये सारी चीजें भी आज देखने को मिलती हैं। तो कृषि कार्यक्रम, फिर मौसम संबंधी जानकारी, ये सारी चीजें कृषि के सुधार के लिए की गई हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों का लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। अब जो किसान अनाज उगाते हैं उसको सरकार क्या करती है, खरीदती भी है, और खरीद करके पीडीएस सिस्टम के द्वारा लोगों में, जो गरीब लोग हैं उनमें बांटती भी है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये जो तुम्हारा यहाँ एक वर्ड आया है, उस वर्ड को मैं बता देता हूं, और वह है न्यूनतम सहायता मूल्य। अब ये न्यूनतम सहायता मूल्य क्या होता है
तो हम लोगों ने पढ़ा जो सरकार है किसानों से न्यूनतम सहायता मूल्य पर अनाज को लेती है, तो वही न्यूनतम सहायता मूल्य यहां पर देख सकते हो। तो न्यूनतम सहायता या समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकार तय करती है और किसानों को प्रदान करती है। यानी कि सरकार, मान लो कि धान है या गेहूं है, उसके लिए सरकार एक प्राइस तय करेगी और उसी प्राइस पर उसको खरीदेगी। किससे? किसानों से खरीदेगी। तो जो किसान बहुत सारा अनाज उगा रहे हैं वे सारा अनाज तो उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो वे सीधे उसको सरकार को बेच देंगे। तो वही जिस मूल्य पर उसको बेचेंगे वही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। इस मूल्य से कम कीमत पर सरकार जो अनाज है उसको नहीं खरीदती है। इस मूल्य से कम कीमत पर सरकार द्वारा फसल को नहीं खरीदा जा सकता। सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य पर फसल की खरीद की जाती है। समझ में आ रहा है? तो यही सब बात यहाँ पर बताया गया है। अब देखो यहाँ चकबंदी भी एक वर्ड था, उसको भी एक्सप्लेन किया गया है कि कृषकों की विभिन्न स्थान पर बिखरी हुई जो भूमि है उसका किसी अन्य स्थान पर एक बड़े चक के रूप में अर्थात खेत में परिवर्तित कर देना। यानी छोटे छोटे भूमि है तो चकबंदी में क्या किया जाएगा, वो छोटे छोटे भूमि के टुकड़े को एक जगह बड़ा खेत में परिवर्तित किया जाएगा। बोलोगे ये कैसे होगा? तो भाई किसी का यहाँ जमीन है, किसी का यहाँ जमीन है, किसी का यहाँ जमीन है, तो उसमें अदला बदली करके क्या किया जाएगा, किसी को हर लोग को एक जगह जमीन देने का कोशिश किया जाएगा। तो वही है चकबंदी, जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो। भूमि विकास कार्यक्रम क्या होता है? तो जिस भूमि का उपयोग या तो बंजर होने के कारण या क्षेत्र में जल भराव की समस्या के कारण नहीं हो पा रहा है, वह भूमि कृषि योग्य नहीं होती है, अनुपयुक्त हो जाती है। इस कार्यक्रम में बंजर भूमि विकास के लिए प्राथमिक रूप से कार्य किए जाते हैं या किए जा रहे हैं। यही है भूमि विकास कार्यक्रम। यानी कि जो भूमि है उसको किस तरीके से विकसित किया जाए जिससे कि वहां खेती हो सके। अब भूदान और ग्राम दान सीधे मैं यहां से पढ़ा दे रहा हूं नोट्स से, और इसे तुम यहां पर याद कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो। भूदान क्या है? भूमि का दान ही क्या है? भूदान। तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को चलाया था। यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो विनोबा भावे ने, ताकि बड़े जमींदार अपनी कुछ जमीन को भूमिहीन किसानों को दे सके। यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास बहुत ज्यादा जमीन था, तो वे दान स्वरूप अपने जमीन को किसको दें? छोटे छोटे कृषकों को दें, किसानों को दें। कई लोग भूदान आंदोलन के समर्थन में आगे आए और अपनी जमीन दान में उन्होंने दी। इसके बाद देखोगे ग्राम दान, तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने ग्राम का ग्राम यानी ग्राम को ही दान में दे दिया। तो कुछ जमींदारों ने जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव ही दे दिया, इसे ग्राम दान कहा गया। अब देखो जो भूदान था और जो ग्राम दान था, इन दोनों को मिलाकर ही हम लोग बोलते हैं रक्तहीन क्रांति। इसे क्या नाम दिया गया? रक्तहीन क्रांति। भूमि सुधार मैंने तुम्हें अभी बता ही दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पूछे जाएंगे। नोट्स भी तुम ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और सारे वीडियोस तुम चैनल में देख सकते हो। यदि नए हो तो सब्सक्राइब करके ही पढ़ो, ठीक है? तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।